हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फिफ्थ सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है आपका एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिक्स के बारे में। यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 4 है मानव संबंधित सिद्धांत बाय एल्टन मेयो। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे मानव संबंधित सिद्धांत के बारे में, सिर्फ जो कि किसके द्वारा दिया गया है, एल्टन मेयो के द्वारा दिया गया है। इसके बारे में बात करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम्स के लिए। प्रोफेसर जॉर्ज एल्टन मेयो। तो पहले हम उनके परिचय के बारे में बात करें तो प्रोफेसर जॉर्ज एल्टन मेयो का जन्म 1880 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में इनका जन्म हुआ कौन से सन में? 1880 में। उन्होंने एलईडी विश्वविद्यालय में मनोवैज्ञानिक एवं दर्शन का अध्ययन किया था। तो उन्होंने किस किस की पढ़ाई करी है? मनोवैज्ञानिक और दर्शन की पढ़ाई करी। 1911 में मेयर क्वींसलैंड विश्वविद्यालय में तर्क नीति मनोविज्ञान के प्राध्यापक के रूप में शामिल हुए। उसके बाद 1911 में ये जो एल्टन मेयो है, ये तर्क नीति और मनोवैज्ञानिक के तौर पर प्राध्यापक के रूप में इस विश्वविद्यालय में शामिल हुए। क्वींसलैंड मेयो ने मनोविकृति शैल्य कहते हैं, मनोविकृति और मनोविश्लेषणात्मक उपचार के संबंध सर्वप्रथम शोध कार्य किया। सबसे पहले इन्होंने किस सेक्टर में काम किया या फिर किस क्षेत्र में काम किया है? मनोविकृति के मनोविश्लेषणात्मक क्षेत्र में इन्होंने काम किया। पश्चिमी इलेक्ट्रिक कंपनी में हॉथरॉन संयंत्र में हुए अध्ययन से प्राप्त उनके अनुसंधान ने औद्योगिक एवं संगठनों के मनोवैज्ञानिक समाजशास्त्र के कुछ पहलुओं पर भी प्रकाश डाला। इनका सबसे ज़्यादा जो फेमस आप कह सकते हैं प्रयोग था, वो था हॉथरॉन संयंत्र में हुआ प्रयोग। उसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इस चैप्टर का। अब एल्टन मेयो के जो प्रयोग थे, एल्टन मेयो के कार्यों ने मानवीय संबंधों के सिद्धांत की एक नई नींव रखी। किसके? मानवीय संबंध। मानव मतलब समाज में जो मानव रह रहे हैं उनके बीच में किस प्रकार का संबंध है, इस सिद्धांत के बारे में सबसे आप कह सकते हैं कि सिद्धांत की नींव रखी। सबसे बेसिक नींव इन्हीं की है। अगर हम मानव संबंधित सिद्धांत के सेक्टर में जाते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, तो हमें एल्टन मेयो के जो सिद्धांत है उनके बारे में पढ़ना होगा। 1924 से 1932 के बीच अमेरिका में शिकागो के पास पश्चिमी इलेक्ट्रिक कंपनी, एक अमेरिका में है, शिकागो के पास एक कंपनी है पश्चिमी इलेक्ट्रिक कंपनी, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी जिसको कहा जाता है, के हॉथरॉन प्लांट में किए गए व्यापक प्रयोग का परिणाम है। ठीक है, तो ये क्या है? इस कंपनी के अंतर्गत एक प्रयोग किया गया था इस प्लांट के अंतर्गत। ठीक है, ये उसके बारे में है। हॉथरॉन प्रयोग के 4 मुख्य चरण थे। पहला रोशनी का प्रयोग, फिर रिले असेंबली टेस्ट रूम, तीसरा साक्षरता कर कार्यक्रम और चौथा बैंक वायरिंग का अवलोकन कक्ष। इनके बारे में देखें तो सबसे पहले आता है रोशनी का प्रयोग। इसको अगर मैं आपको सिंपली शब्दों में बताऊं, उसके बाद हम इसके पॉइंट को पढ़ेंगे, तो सिंपली शब्दों में कि कुछ लोगों को काम के लिए रखा गया, उनके ऊपर जो सूरज की रोशनी है या फिर आप कह सकते हैं सिर्फ रोशनी का प्रभाव देखा गया कि जब इनके ऊपर ज़्यादा रोशनी होती है तो किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, और रोशनी कम होती है तो किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। प्रथम प्रयोग में शोधकर्ताओं ने 3 विभिन्न विभागों में प्रयोग किए, मतलब 3 अलग अलग विभाग में क्या करा? प्रयोग किए। चाहे प्रकाश कम था या अधिक, उत्पादन लगातार बढ़ता रहा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रयोग किया गया कि अगर हम कम प्रकाश डालते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है और अधिक प्रकाश डालते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें बताया गया कि चाहे प्रकाश कम हो या फिर ज़्यादा, उससे फर्क नहीं पड़ता। उत्पादन जो कि प्रोडक्शन हो रहा है किसी प्रोडक्ट का, वो क्या है? लगातार बढ़ता रहा। अर्थात प्रकाश की स्तर का उत्पादन पर प्रभाव नहीं पड़ा। तो प्रकाश का जो स्तर है, रोशनी का आप कह सकते हैं लेवल है, स्तर है, वो क्या है? उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा जो व्यक्ति काम कर रहा है उसके प्रोडक्शन पर। दूसरे अध्ययन में 2 समूह बनाए गए, नियंत्रण और प्रयोगात्मक। नियंत्रण समूह जैसे स्थिर प्रकाश में काम करता रहा। तो नियंत्रण वाला समूह क्या था? एक स्थिर प्रकाश, मतलब एक लेवल पे जो लाइट है उसको सेट कर दिया गया है, इसी लेवल की लाइट इनके ऊपर पड़ती रहेगी जब तक वो काम करेंगे। ठीक है, अर्थात प्रकाश का वह स्तर तथा
रूप जिसके साथ उसने कार्य आरंभ किया था वही हमेशा रहेगा। ठीक है, जिस लेवल पे जो प्रकाश है, जिस लेवल के प्रकाश पर उन लोगों ने कार्य आरंभ करा, किसने? नियंत्रण ग्रुप ने, नियंत्रण समूह ने, वही लेवल की प्रकाश उनके ऊपर पड़ती रहेगी। प्रयोगात्मक समूह को अनेक बड़े हुए प्रकाश स्तरों पर रखा गया। मतलब जो प्रयोगात्मक समूह था उसके ऊपर प्रकाश का स्तर क्या करा गया? बढ़ाते चले गए। मतलब प्रकाश का स्तर बढ़ाते चले गए, लेवल बढ़ाते चले गए। दोनों ही समूह में उत्पादन में वृद्धि की। यद्यपि दोनों समूह की प्रदत्त प्रकाश स्तर भी भिन्नता थी। तो इसमें ये देखा गया कि दोनों समूह जो है, ग्रुप हैं, उन्होंने प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी अच्छी खासी करी, प्रोडक्शन में तेजी हुई। और सिंपली क्या निकला कि प्रकाश का स्तर भले ही अलग था पर जो प्रोडक्शन का लेवल था वो दोनों में ही हाई था। अब आता है रिले असेंबली प्रयोग। ये प्रयोग उत्पादन पर अन्य कारकों के प्रभाव की जांच करने के लिए किया गया। तो ये प्रयोग क्यों किया गया था? कि जो उत्पादन हो रहा है उसके ऊपर और किस किस प्रकार के प्रभाव पड़ सकते हैं। दो महिलाओं को सर्वप्रथम कर्मचारी सब्जेक्ट के रूप में चुना गया। तो दो महिलाओं को एज ए सब्जेक्ट के रूप में चुना गया कि हम लोग इनके ऊपर प्रयोग करेंगे, तथा उनसे 4 अन्य कर्मचारियों को अपनी परीक्षा समूह में जुड़ने के लिए कहा गया। तो उनसे कहा गया कि आप 4 लोग क्या करिए, मतलब दो जो महिलाएं हैं उनको कहा गया कि आप 4 व्यक्ति और जोड़िए इस टेस्ट में, ठीक है, अपने ग्रुप में। दोनों समूहों ने 5 वर्ष तक 1927 से 32 अलग अलग कमरों में टेलीफोन सामग्री के साथ जोड़ना मिलाना करने, मतलब रिले का काम किया। तो 2 समूह बने, ठीक है, 2 महिलाओं के समूह बने। उन्होंने 5 वर्ष तक लगातार क्या करा? अलग अलग कमरे में टेलीफोन की सामग्री, पुराने समय में जो टेलीफोन हुआ करते थे उनसे रिलेटेड जो भी मटेरियल होता था उसकी मतलब सामग्री के साथ क्या किया? काम किया, जोड़ना मिलाना करने का काम किया। इसमें छोटे छोटे टेलीफोन के भागों को एक साथ रखना, जोड़ने का कार्य किया जाता था। अब क्या करा जाता कि टेलीफोन के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या करा जाता? एक साथ रखना, उनको जोड़ना के काम इस रूम में किया गया उन महिलाओं के द्वारा। उत्पादन का माप मशीन रूप से पूर्ण की गई सामग्री की संख्या गिनकर किया जाता था। अब देखिए, अब उस समय उत्पादन का माप क्या देखा जाता था कि मशीन से जो चीज़ें हैं उनको गिना जाता था और फिर ये देखा जाता था क्या उत्पादन का लेवल, जो प्रोडक्शन का लेवल है, क्या वो बढ़ा है या नहीं। बाद के उनके प्रयोग कक्ष में भेद दिया गया। वहाँ उन्होंने पर्यवेक्षक के साथ अंतक्रिया या संवाद किया। अब क्या हुआ, जब प्रयोग हुआ खत्म उसके बाद उन्हें पर्यवेक्षक मतलब इन्वेस्टिगेशन के तौर पर उन्हें भेजा गया और इन्वेस्टिगेटर ने उन्होंने क्या करी, इन्वेस्टिगेटर ने उनके साथ बात करी, संवाद किया, जिसने उनके साथ परिवर्तन पर चर्चा की तथा कभी कभी उनके सुझावों को व्यवहार भी लागू किया। शोधकर्ताओं ने विभिन्न कारक जैसे भुगतान अंतराल, जलपान, कार्य अवधि में कमी, समूह तथा व्यक्तित्व उत्पादक पर प्रभाव को मापा। तो जो शोधकर्ता हैं, जो आप कह सकते हैं प्रयोग कर रहे थे वो लोग, ठीक है, उन्होंने क्या नापा? इन कारकों के आधार पर उत्पादन में प्रभाव नापा, जैसे कि भुगतान अंतराल, जलपान, कार्य अवधि में कमी, समूह तथा व्यक्तिगत उत्पाद पर प्रभाव को मापा गया। सामान्यतः ये देखा गया कि एक कारक के बदलाव से उत्पादकता में वृद्धि हुई है। तो ये जो रिले वाला प्रोग्राम है, रिले असेंबली, इसमें ये देखा गया कि केवल एक आप कह सकते हैं कारण की वजह से जो उत्पादन है, ठीक है, उसमें क्या हुई? वृद्धि हुई या फिर उसमें कमी हुई, बदलाव देखा गया। साक्षरता कर कार्यक्रम। साक्षरता कर कार्यक्रम प्रयोग का एक और महत्वपूर्ण चरण है। तो ये साक्षरता कर कार्यक्रम है वो क्या है? हॉथरन प्रयोग का एक चरण है, इंटरव्यूइंग प्रोग्राम। यह उनके पर्यवेक्षकों और काम की सामान्य स्थितियों के प्रति श्रमिकों की भावनाओं को निर्देशित करने के लिए किया गया था। अब देखिए, ये वाला आप कह सकते हैं थोड़ा सा ट्रिकी है कि इसमें क्या है, यह उनके पर्यवेक्षक, जो भी आप कह सकते हैं जो प्रोग्राम करवा रहे हैं, पर्यवेक्षक और काम की सामान्य स्थिति, जो आप कह सकते हैं सामान्य स्थिति, नॉर्मल लेवल पे जो काम है के प्रति श्रमिकों की भावनाओं को निर्देशित करने के लिए किया गया था। मतलब जो श्रमिक जो काम कर रहे हैं उनकी क्या भावना है सामान्य स्थिति और पर्यवेक्षक के बारे में। इससे श्रमिकों को कंपनी प्रबंधन, काम करने की स्थिति के बारे में चर्चा करने का मौका मिला। वे दोस्ताना माहौल में अपने मसले अभिव्यक्ति करने में सक्षम रहे। तो देखिए, इसमें क्या हुआ, इन लोगों को मौका दिया गया कि आप जाइए ग्रुप में बैठिए, बातें करिए थोड़ी देर, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, दोस्ताना माहौल बना, फ्रेंडशिप का माहौल बना लोगों के बीच में। इन लोगों को मौका मिला
चर्चा करने का, इनके कुछ पर्सनल मैटर्स होते हैं, ठीक है, लोग अपना जो बताते हैं वहाँ जाके, तो कुछ बातें बताई जाती हैं, तो इन चीज़ों में इन्होंने बात करी। वे अपने मसले अभिव्यक्त करने में सक्षम रहे, जो उनकी परेशानियाँ हैं, मसले हैं, ठीक है, वो मसले दोस्ताना माहौल में खुल गए और लोगों ने उनके बारे में बताया। लगभग 20,000 कर्मचारियों से प्राप्त जानकारी कार्य क्षेत्र के बाहरी मामले जैसे परिवार, सामान्य रूप से समाज पर विचार के बारे में थी। तो लगभग 20,000 जो कर्मचारी हैं उनसे इतनी जानकारी प्राप्त हुई कि आप कह सकते हैं वो जानकारी उनके काम से बाहर की थी, जैसे उनके परिवार से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई, परिवार से रिलेटेड कोई बात हो गई, या फिर समाज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या फिर बात हो गई, ठीक है। तो ये सब 20,000 कर्मचारियों द्वारा उस चर्चा में बताई गई। आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है बैंक वायरिंग का अवलोकन कक्ष। तो बेसिकली ये जो ऊपर के 3 पॉइंट हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बैंक वायरिंग का जो पॉइंट है ये कुछ खास नहीं है, इसके अंदर डिटेल्स भी कुछ नहीं दी गई हैं, इसलिए इस पॉइंट को हमने इस वीडियो में नहीं जोड़ा है। अगर आप ऊपर के 3 पॉइंट भी ठीक से और अच्छे से याद करके वहाँ पर अगर आंसर में लिखते हैं तो जो आपका आंसर है वो काफ़ी अच्छा बन जाएगा। अब आगे देखें, हॉथरॉन प्रयोग की प्रमुख खोज, मतलब आप कह सकते हैं कि ये प्रयोग जो किया गया इसकी खोज का क्या निर्णय निकला है, क्या नतीजा निकला। हॉथरॉन प्रयोग के बाद के अध्ययनों ने श्रमिकों की संतुष्टि और संगठनात्मक उत्पादन के प्रमुख निर्धारकों के रूप में अनौपचारिक संगठन, सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारकों के काम को उजागर करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका करी है, मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। तो प्रयोग के बाद जो श्रमिक है, जो काम करने वाले हैं, की संतुष्टि और संगठनात्मक उत्पादन, मतलब ग्रुप में रहकर जो उत्पादन के प्रमुख निर्धारक के रूप में है अनौपचारिक संगठन और सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारक। ऐसे संगठन जो कि अनौपचारिक है, इनफॉर्मल हैं, ठीक है, और सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारक के कारकों के काम को उजागर करने में काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। मेयो और उसके सहयोगियों के प्रयोग को नीचे सापेक्ष में दिया गया है, ठीक है। तो आपको ये जो पॉइंट्स है ना, इन पॉइंट्स को याद करना है कि आखिर क्या निर्णय निकला इस प्रयोग के बाद। उत्पादन में सामाजिक कारक, तो उत्पादन में सामाजिक कारक या सामाजिक कारण क्या है। संगठन के स्तर का निर्धारण आधिकारिक मानकों द्वारा नहीं बल्कि सामाजिक मानकों द्वारा होता है। अब देखिए, कोई भी संगठन है, कोई भी ग्रुप है, आप कह सकते हैं, ठीक है, के स्तर का निर्धारण, उसका जो स्तर है, उसका जो लेवल है, उसका निर्धारण कौन करेगा, वो आधिकारिक मानकों द्वारा नहीं, मतलब अधिकारियों के मानक द्वारा, जो उसमें अधिकारी काम कर रहे हैं उनके मानकों द्वारा, मतलब आप कह सकते हैं सिंपली उनके लेवल के द्वारा तय नहीं किया जाता। ये कब तय किया जाता है, सामाजिक मानकों द्वारा, मतलब समाज में उस संगठन की क्या वैल्यू है उसके द्वारा तय किया जाता है, ना कि उस संगठन में जो अधिकारी हैं उनकी क्या वैल्यू है, ठीक है। सिंपली हम, जैसे हम लोग समाज में रहते हैं, हम लोग बताएंगे ना कि कौन सी कंपनी हाई है या कौन सी कंपनी लो है। श्रमिक मात्र मशीन नहीं होते, जो उसमें काम कर रहे हैं वो कोई मशीन नहीं है, वर्कर जो है वहाँ के वो कोई मशीन नहीं है, ये सामाजिक विशेषताओं वाले मानव हैं जो संगठन में उत्पादन और कार्यकुशलता को निर्धारण करते हैं। तो जो वर्कर हैं वहाँ पे, एम्प्लॉय हैं, वो मशीन के तौर पर काम नहीं कर रहे हैं, वो वहाँ पे ऐसे काम कर रहे हैं क्योंकि वो एक समाज के हिस्सा है, ठीक है, सामाजिक विशेषता वाला मानव है जो उस संगठन में उत्पादन और कार्यकुशलता का निर्धारण करता है कि हम कितनी अच्छी प्रकार से कार्य करते हैं और कितने अच्छे प्रकार से उत्पादन करते हैं। ये कौन तय करता है, वहाँ के श्रमिक तय करते हैं। समूह प्रभाव क्या है। संगठनात्मक व्यवस्था में श्रमिक केवल व्यक्ति की तरह व्यवहार ना करके समूह के सदस्य के रूप में व्यवहार करता है। तो संगठनात्मक व्यवस्था, जो संगठन की जो व्यवस्था है उसमें जो श्रमिक है, कोई भी एक श्रमिक को आप ले लीजिए, वो एक अकेले व्यक्ति के तौर पर काम नहीं करता, वो वहाँ पे काम करता है समूह के एक सदस्य के तौर पर कि हम भाई इस समूह के या इस कंपनी के पार्ट हैं और एज ए इस कंपनी के पार्ट के तौर पर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। समूह के मानक व्यक्तियों के व्यवहार पर प्रमुख प्रभाव डालता है। समूह के मानक व्यक्ति के व्यवहार पर क्या प्रभाव डालता है। श्रमिकों का उत्पादन इस मानक के अनुरूप होता है। अब क्या होता है, जो श्रमिक है, श्रमिक का उत्पादन क्या इस मानक, उस लेवल के अकॉर्डिंग किया जाता है और उत्पादन भी उसी के अकॉर्डिंग होता है। समूह कार्यकारी प्रतिशोध से सुरक्षा वाली उपलब्ध कराता है। अब समूह क्या है, कार्यकारी प्रतिशोध से सुरक्षा भी उपलब्ध कराता है। कार्य करके आप कह सकते हैं कार्यकारी प्रतिशोध से क्या तात्पर्य है यहाँ पे, कि जो काम कर रहे हैं कंपनी में, एक प्रकार से वो एज ए समूह काम कर रहे हैं, ग्रुप के तौर पर काम कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, तो वही लोग मिलकर एक व्यक्ति को सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। इस तरह अनौपचारिक समूह के कार्य करने से कार्यकारी शक्तियों को कुछ हद तक सीमित भी किया जा सकता है। तो अब जो अनौपचारिक जो समूह है,
समूह के कार्य करने से, कोई भी अनौपचारिक समूह कार्य कर रहा है, उससे कार्यकारी शक्तियाँ जो हैं उसको हम लिमिटेड भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनकी जो पावर है अनौपचारिक समूह की वो बहुत ज़्यादा है, नहीं, हम उसको लिमिटेड भी कर सकते हैं। इनाम और अनुमोदन, अनुमोदन से यहाँ पे तात्पर्य किसी को प्रोत्साहित करना, ठीक है, किसी को बढ़ावा करना। उत्पादन बढ़ाने के लिए आर्थिक इनाम के बजाय सामाजिक इनाम तथा आर्थिक प्रलोभन के बजाय सामाजिक अनुमोदन से ज़्यादा प्रभाव होता है। अब किसी व्यक्ति को आप आर्थिक इनाम देंगे, मतलब थोड़ा सा कैश दे के आप सम्मानित करेंगे अकेले में या फिर किसी कुछ लोगों के सामने, तो वो कुछ खास नहीं, परंतु अगर आप वहीं उसे सामाजिक इनाम, समाज के सामने इनाम देंगे या फिर समाज, आप कह सकते हैं समाज में उसको कोई प्रोत्साहित करेगा, तो क्या होगा, उसकी जो वैल्यू है व्यक्ति की वो बढ़ जाएगी, क्योंकि पूरे समाज ने उसे देखा है पुरस्कारित होते हुए। वहीं आर्थिक प्रलोभन के बजाय सामूहिक अनुमोदन, मतलब समाज में उसको आप प्रोत्साहित करिए और उसको आगे बढ़ाइए व्यक्ति को। अब देखें पर्यवेक्षण, संगठन के लक्ष्य श्रमिकों द्वारा तभी स्वीकार किया जाता है यदि उन्हें ये विचार विमर्श में शामिल किया जाए कि अनौपचारिक नेता की सलाह ली जाए। अब देखिए, संगठन के लक्ष्य, संगठन कोई भी ग्रुप है उसका गोल क्या है, श्रमिकों द्वारा तभी स्वीकार किया जाता है, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उन लोगों के द्वारा तभी वो गोल स्वीकार किया जाएगा यदि उन्हें यह विचार विमर्श की में शामिल किया जाए और उनके अनौपचारिक नेता से सलाह ली जाए। अगर उनसे विचार विमर्श, अगर कोई विचार विमर्श हो रहा है कंपनी में, अगर उसके एम्प्लॉयज़ को ही शामिल नहीं किया जाएगा, सडनली कोई भी निर्णय ले लिया जाएगा, तो क्या जो वहाँ पे श्रमिक हैं वो ये निर्णय ले पाएंगे कि जो गोल है उस कंपनी का या फिर जो गोल है उस संगठन का, हम उसके लिए काम करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो प्रत्येक एम्प्लॉय की अपनी एक सोचने की क्षमता है, ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग काम करता है। अगर उसे लगेगा कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि कंपनी के गोल्स ही अलग हैं, तो फिर वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी विचार विमर्श होगा, हमें उसके अंदर श्रमिकों को स्वीकार तभी कराना है जब अगर हम उससे विचार विमर्श के बारे में बात करेंगे, और जो अनौपचारिक नेता है उसकी भी सलाह ली जाएगी, उस ग्रुप की जो नेता है उससे सलाह ली जाए। इसके लिए प्रबंधन की ओर से निर्णय निर्माण में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी संचार और इच्छाएं की आवश्यकता होती है। इसके लिए क्या होता है, प्रबंधन की ओर से निर्णय निर्माण में श्रमिकों की भागीदारी, जब भी कोई निर्णय लिया जाता है, डिसीजन लिया जाता है, उस समय श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जो भी श्रमिक है काम कर रहे हैं उनकी भागीदारी को सुनिश्चित कन्फर्म करने के लिए प्रभावी संचार और इच्छाओं की आवश्यकता होती है। एक संचार व्यवस्था जो कि प्रभावी हो उसकी आवश्यकता होती है। फिर आता है पांचवा, संचार। संगठन के विकास और बेहतर कार्यों की परिस्थितियों के विकास के लिए संचार महत्वपूर्ण है। कोई भी संगठन है, ठीक है, अगर उसका विकास करना है, उसको बेहतर कार्यों की परिस्थितियों में विकास करना है, तो क्या होगा, एक संचार व्यवस्था जो कि काफ़ी अच्छी हो उसकी महत्वपूर्ण आवश्यकता है। श्रमिकों को किसी विशेष निर्णय और कार्यवाही के तर्कसंगत के बारे में अच्छे से जानकारी देनी चाहिए। अब कोई भी ग्रुप है, कोई भी कंपनी है, ठीक है, वहाँ पे कई सारे लोग, कई बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं, ठीक है, अगर कोई कंपनी डिसीजन लेती है तो वो उसको उन लोगों को भी पता होना चाहिए, मतलब उन लोगों को जानकारी दी जानी चाहिए, ठीक है, के बारे में अच्छी खासी जानकारी भी होनी चाहिए। कोई भी निर्णय लिया गया उन लोगों को जानकारी हो, कोई कार्यकारी तर्कसंगत है उसके बारे में उन लोगों को जानकारी होनी चाहिए। प्रबंधकों को अभिवृद्ध सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों और श्रमिकों के कार्य के पद्धति को बेहतर संचार द्वारा पहचान करने का प्रयास करना चाहिए। मतलब जो प्रबंधक हैं, जो वहाँ पे प्रबंधन का काम कर रहे हैं एज ए मैनेजर या फिर जो उसका पूरा मेंटेन करने का काम करते हैं, को अभिवृद्ध सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों और श्रमिकों के कार्यों को पद्धतियों की बेहतर संचार द्वारा पहचान करने का प्रयास करना चाहिए। जो भी वहाँ पे प्रबंधक है उसको श्रमिकों की अभिव्यक्ति के बारे में, उनकी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति के बारे में भी अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए और वो जानने की कोशिश करे, ये भी उसके अंतर्गत होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्यक्ति आ रहा है काम कर रहा है, ठीक है, उसके बारे में उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं इन चीज़ों के बारे में भी अगर अच्छी जानकारी होगी तो हम व्यक्ति को मदद कर पाएंगे और वो ही व्यक्ति उस संगठन में अच्छे से काम कर पाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके, ये चैप्टर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं बेसिकली, पर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कोई भी टिप्पणी से या फिर कोई मेन क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एल्टन मेयो और उसके बाद ये जो हॉथरॉन प्रयोग है ये वाला, ये हॉथरॉन प्रयोग वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हॉथरॉन,
तो ये थी आपकी आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है हमारे टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, आप वहाँ जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में वेबसाइट का लिंक दिया गया है, इससे पहले के यूनिट हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।